हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं विच इज प्लांट पैथोलॉजी। एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हम समझेंगे अभी इस लेक्चर में ही फर्दर कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ना, पैथोलॉजी है क्या। और मुझे तो वो पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उस वे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ना, प्लांट पैथोलॉजी। तो ये जो पैथोलॉजी टर्म है ये एक्चुअली प्लांट डिजीजेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्लांट की डिजीजेस की स्टडी को ही हम पैथोलॉजी कहते हैं, लेकिन पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्लांट की डिजीजेस क्या होती हैं। तो जब मैं बुक से इसके बारे में पढ़ रही थी तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगभग 9 से 10 तो इसके सब डेफिनेशंस मिल गए प्लांट डिजीजेस के, जो अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। हम बस एक डेफिनेशन मेनली याद रखते हैं जो कि अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने दी है कि अ डिजीज इज अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग of physiological processes of sufficient duration or intensity to cause disturbance of vital activities। उन्होंने ये समझाया, जो अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, उन्होंने ये समझाया कि डिजीज क्या है। जब भी एक प्लांट की जो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें किसी भी तरीके का डेविएशन आ रहा है, ठीक है, कुछ भी उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ रहे हैं, कुछ भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस उतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए या उतनी पर्टिकुलर इंटेंसिटी से आ रहे हैं कि वो प्लांट की वाइटल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर पा रहे हैं, तो उनको हम डिजीज कहते हैं, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन और इंटेंसिटी टू कॉज डिस्टर्बेंस टू दी वाइटल एक्टिविटीज डिजीज, ठीक है। बाकी हमें डिजीज के कॉन्सेप्ट डेफिनेशन तो चलो याद कर लेंगे, पर हमें एक्चुअली में डिजीज का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है ना। जैसे हमारी बॉडी में भी नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है कि हम आराम से ब्रीथ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें सर्दी हो गई है, ठीक है, तो हमारी ब्रीदिंग इश्यूज हो रही है, हम सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं ना, नोज ब्लॉक्ड है, तो वो एक पर्टिकुलर, मतलब वो डिजीज तो नहीं है लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर तबीयत खराब है हमारी, वायरल है, बीमारी है। सेम प्लांट्स में होता है, अगर हम उनकी कोई भी वाइटल एक्टिविटीज में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो ये जो डिजीज होता है ना, एक्चुअली इस डिजीज की ही स्टडी को, इस डिजीज का कॉज, इस डिजीज का रिजल्टिंग लॉस और इस डिजीज के मैनेजमेंट को ही हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। अब समझो कि ये प्लांट पैथोलॉजी एक्चुअली हम पढ़ते क्यों हैं और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो देखो, अगर हम पीछे बहुत सारे पिछले हिस्टोरिकल इवेंट्स देखें, जैसे कि आयरिश फेमाइन हो गया, बंगाल फेमाइन हो गया, बिहार में भी एक शायद लेट ब्लाइट ऑफ राइस, ऐसे डिजीजेस हैं, है ना। ये सब अगर हम देखें तो एक्सट्रीम लॉसेस, है ना, एक्सट्रीम इकोनॉमिकल, एक्सट्रीम सोशल लॉसेस वेर कॉज्ड बिकॉज ऑफ प्लांट डिजीजेस। इफ आई टॉक अबाउट आयरिश फेमाइन, लेट्स से 1845 में हुआ था आयरलैंड में। तो जैसे जनरली हमारे एशियन कंट्रीज में जैसे जो स्टेपल फूड है वो राइस है, वैसे ही आयरलैंड में स्टेपल फूड इज पोटैटो। सो एक्चुअली लेट ब्लाइट वाज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, जो कि एक क्या है, फंगस है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, और उसकी वजह से क्या हुआ था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज हुआ था। और वो इतने बड़े पैमाने पे उसने लॉस क्रिएट किया कि उसने फेमाइन जनरेट कर दिया, यानी भूखमरी जनरेट कर दी। लोग मर रहे थे उस फेमाइन की वजह से। 1942 में इंडिया में भी बंगाल में क्या हुआ था, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से बंगाल फेमाइन क्रिएट हुआ था, जिसमें भी अगेन भूखमरी हो गई थी। तो इसीलिए हमारे लिए पैथोलॉजी पढ़ना इतना जरूरी है, क्योंकि पैथोलॉजी एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल, बॉटनिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि इन पर्टिकुलर प्लांट डिजीजेस के क्या कॉज है, कॉज इटियोलॉजी सेम चीज होती है, क्या इटियोलॉजी है, इससे क्या रिजल्टिंग लॉसेस हो रहे हैं और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी स्टडी करता है, ठीक है। तो फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। एक चीज याद रखना, जनरली जो वर्ड्स लॉजी से एंड करते हैं वो ग्रीक ओरिजिन के होते हैं, और जनरली जो वर्ड कल्चर से एंड करते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, वो जनरली लैटिन ओरिजिन के होते हैं। तो ये फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें फाइटो का मतलब प्लांट है, पैथो का मतलब होता है डिजीज या सफरिंग, है ना, या एलिमेंट, और लोगस का मतलब नॉलेज या स्टडी। तो प्लांट पैथोलॉजी ये है द स्टडी ऑफ
etiology, losses and management of plant diseases. ठीक है, अब हम लोग कुछ स्कोप्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। तो मतलब स्कोप्स का मतलब है अभी रिसेंटली इसमें क्या चीजें चल रही हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी में हमने ये चीज समझी कि जब भी कोई डिजीज कॉज होता है तो होस्ट और पैथोजन के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो हमने समझा था होस्ट क्या चीज है, होस्ट वो है जिससे न्यूट्रिशन डिराइव किया जा रहा है, और पैथोजन क्या चीज है, पैथोजन वो है जो कि होस्ट से न्यूट्रिशन अपना डिराइव कर रहा है, होस्ट को इन्वेड करके होस्ट से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, तो वो पैथोजन है। तो उनके बीच में इंटरेक्शन तो हो रही है, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो इंटरेक्शन को अभी हमने बहुत रिसेंट टाइम्स में हमने क्या किया, केमिकल, मॉलिक्यूलर और जेनेटिकल लेवल पे स्टडी किया है। फिर प्लांट वायरोलॉजी, यानी कि जो वायरस से डिजीज हो रही है उसके बारे में भी हमने रिसेंटली स्टडी की, और डिजीज फॉरकास्टिंग और एक रीसेंट एडवांस है। ठीक है, फिर मैंने बताया जैसे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आयरिश फेमाइन कॉज किया था उसने, कॉफी रस्ट श्रीलंका में हुआ था, बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस कॉज किया था उसने, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस, बंगाल फेमाइन इन 1942, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इन बिहार, सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट इन यूएसए। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि प्लांट डिजीजेस के बारे में समझना पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और एक चीज और याद रखना कि अगर हम एनुअल लॉस देखें है ना वर्ल्ड वाइड, तो डिजीजेस से अराउंड 14.1% लॉस हो रहा है। और अब बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव की। तो वैसे तो हमको खैर ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया है कि हम प्लांट पैथोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, लेकिन इसके 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ईपीईएम। तो ईटियोलॉजी जैसे मैंने पहले भी बताया कि ईटियोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ अ डिजीज या कॉज ऑफ अ डिजीज, वो चीज समझना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा पैथोजेनेसिस, यानी कि डिजीज डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, तो वो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। देन द थर्ड वन इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कई ऐसी डिजीजेस होती हैं जो केवल बहुत लंबे टाइम तक, कई ऐसी डिजीजेस होती है जो कि एक जगह पे परसिस्ट करती है, पॉपुलेशन पे परसिस्ट करती है, लेकिन वो जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती ना तब तक कुछ ज्यादा लॉस नहीं क्रिएट करती है। तो एक कॉजल एजेंट और एक डिजीज्ड प्लांट का इंटरेक्शन इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल कंडीशन, वो भी हम प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे यूनिट 2 में। एंड द लास्ट इज कंट्रोल या मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंटल सिस्टम्स बनाना ताकि हम ये लॉस को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। अब हम पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे लिए नया है, हम कई सारी चीजें सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर हमारे दिमाग में क्लियर रहेंगी तो हमारे लिए बहुत आसान होगा फर्दर स्टडीज कर पाना। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो हम पढ़ेंगे वो है पैरासाइट। ठीक है, एक पैरासाइट क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में रह करके, होस्ट में रह करके अपना न्यूट्रिशन क्या करता है, डिराइव करता है। और एक होस्ट क्या होता है, एक होस्ट वो प्लांट होता है जिसको पैरासाइट अटैक करके जिससे वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। ठीक है, और पैथोजन क्या होती है, कोई भी एंटिटी, जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन कोई भी एंटिटी जो डिजीज कॉज करे वो पैथोजन है। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक आएगा सेकेंड यूनिट में, पैथोजेनेसिटी एंड पैरासिटिज्म, है ना। तो उसके अंदर हम लोग इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पैरासिटिज्म को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो पैरासाइट हमको समझ में आ गया कि जो ऑर्गेनिज्म होस्ट में रह के न्यूट्रिशन डिराइव करता है उसको पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासिटिज्म क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की कितनी एबिलिटी है, कितनी स्ट्रांगली वो होस्ट और पैरासाइट के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता है, उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली 3 तरीके के फंगस होते हैं। पहला होता है बायोट्रॉम, जिसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कैसे होते हैं, जो ऐसे पैथोजेनिक फंगस होते हैं जिनको सरवाइव करने के लिए एक लिविंग होस्ट सेल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो लिविंग होस्ट सेल में ही सरवाइव कर सकता है, उससे ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, उसी में सरवाइव करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि रस्ट्स हो गए, स्मट्स हो गए, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, ये सब। फिर आते हैं हेमीबायोट्रोफ्स। अब हेमीबायोट्रोफ्स, हेमी वर्ड आ गया मतलब बायोट्रोफ का आधा, यानी कि ये जो होते हैं इनिशियली इनको लिविंग सेल चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद धीरे से वो उस लिविंग सेल को मार देते हैं और कैसे रहते हैं, डेड सेल में भी ग्रो करते रहते हैं।
फाइनली आते हैं नेक्रोट्रॉफ्स। इनको हम अदर वर्ड्स में सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं, जो कि डायरेक्टली होस्ट पे जाते हैं, होस्ट को मारते हैं और उसके डेड सेल में सर्वाइव करते हैं, जैसे राइजोपस या एस्परजिलस उसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो ये पैरासिटिज्म के 3 टाइप्स हैं, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। क्या क्या है? बायोट्रॉफ्स या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, जिसको लिविंग होस्ट सेल चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि रस्ट, स्मग्स, पाउडरी मिल्ड्यूज एंड डाउनी मिल्ड्यूज। हेमीबायोट्रॉफ्स जो है वो ऐसे प्लांट पैथोजेनिक फंगस होते हैं जिसको इनिशियली एक लिविंग होस्ट सेल चाहिए, उसके बाद उस लिविंग होस्ट सेल को मार के डेड सेल में सरवाइव करता है। और नेक्रोट्रॉफ्स या फिर सैप्रोफाइट्स वो पैथोजेनिक फंगस होते हैं जो कि होस्ट को मार ही देते हैं, होस्ट को डायरेक्टली अटैक करके मार देते हैं और उसके डेड सेल में सरवाइव करते हैं, जैसे कि राइजोपस या एस्परजिलस। ठीक है, फिर पैथोजेनेसिस क्या होता है? देखो, पैथो का मतलब हमने इनिशियली देखा जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि पैथो का मतलब होता है कोई सफरिंग या कोई एलिमेंट, है ना, और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना। तो डिजीज जनरेट या डिजीज के डेवलपमेंट के पीछे जो साइकिल ऑफ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक होस्ट ने पहले प्लांट को अटैक किया, फिर वो धीरे धीरे उसमें स्प्रेड होगा, है ना, कोलोनाइज करेगा, फिर क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा। तो वो जो चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जिससे कि डिजीज कॉज हो रही है उसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। और एक पर्टिकुलर पैथोजन की कैपेबिलिटी टू इस्टेब्लिश अ डिजीज और टू कॉज अ डिजीज, उसको हम पैथोजेनेसिटी कहते हैं। आई होप इतने टर्म्स क्लियर होंगे, कोई बहुत बड़े या हार्श टर्म्स नहीं है, लेकिन डेफिनेशन फिर भी हमें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर टर्म्स, जिसमें कि 10th नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास वायरुलेंस। वायरुलेंस वर्ड को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह हम अग्रेसिविटी भी यूज कर सकते हैं। कि एक जब हम कहते हैं कि एक पैथोजन बहुत वायरुलेंट है या कितना वायरुलेंट है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि वो उसकी डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है, कि वो कितनी जल्दी डिजीज कॉज कर सकता है या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उस चीज को मेजर करने का जो स्केल होता है वो हम वायरुलेंस के थ्रू या अग्रेसिविटी के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, फिर इन्फेक्शन क्या हो गया? होस्ट प्लांट में पैरासाइट का एस्टैब्लिश होना। ठीक है, इन्फेक्शन तो उसी को कहेंगे। इनिशिएशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैरासाइट विद इन द होस्ट प्लांट इज इन्फेक्शन। अब देखो, इन्फेक्शन 2 तरीके का हो सकता है, प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो फर्स्ट इन्फेक्शन पैथोजन कॉज करता है ना प्लांट में, उसको हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। अभी आई नो कि ये टर्म्स दिख रहे, ओवर विंटरिंग, ओवर समरिंग, थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे। जब हम डिजीज साइकिल डिस्कस करेंगे तो ये ओवर समरिंग, ओवर विंटरिंग को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ये कुछ नहीं है, बस ये है कि कई बार पैथोजन जो होते हैं वो थोड़े देर के लिए डोरमेंट रहते हैं और फिर जब उनको उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जाके प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसी को हम ओवर सीजनिंग कहते हैं, ओवर विंटरिंग या ओवर समरिंग। ठीक है, तो उसके बाद जब पैथोजन फर्स्ट इन्फेक्शन कॉज करेगा तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाएगा। अब मान लो कि पैथोजन दोबारा इन्फेक्शन कॉज कर पा रहा है तो उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। इसके बीच में डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होती हैं? जब भी किसी प्लांट में किसी डिजीज की वजह से कोई अल्टरेशन हो रही है या प्लांट में कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो इंटरनल रिएक्शन हो या एक्सटर्नल रिएक्शन हो, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है? पत्तियों के ऊपर हमको देखने को मिलता है व्हाइट सा पाउडरी फंगस, मास ऑफ फंगस हमको देखने को मिलता है, उसको हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। तो वो जो मिल्ड्यू हमको देखने को मिल रहा है ना, वहां पे वो जो पाउडरी सब्सटेंस हमको देखने को मिल रहा है वो एक सिम्टम है कि हाँ ये प्लांट जो है वो डिजीज्ड है। लेकिन साइन होता है एक डिजीज का एविडेंस, जो कि हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि लीव्स में येलोइंग हो रही है यानी क्लोरोसिस या नेक्रोसिस, तो उसको हम साइन कहते हैं। ठीक है, तो साइन और सिम्टम के बीच का डिफरेंस की डेफिनेशन हमको याद रखनी है। एक्सटर्नल या इंटरनल अल्टरेशन ऑफ अ प्लांट बिकॉज ऑफ अ डिजीज इज symptom, while evidence of disease that is visible to the naked eyes is sign। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आता है इंक्यूबेशन पीरियड। देखो, एक पैथोजन जब होस्ट में पेनिट्रेट करता है यानी घुसता है, एंटर करता है, तब से लेकर के जितनी भी इवेंट्स होती हैं और कुछ कुछ वो प्लांट में डैमेज कॉज करते जाता है जिससे कि फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है, वो जो पूरा ड्यूरेशन होता है ना पेनिट्रेशन से लेके फर्स्ट सिम्टम के अपीयर होने तक, उसको हम उस पर्टिकुलर पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, जिस बीच में क्या क्या चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लांट पहले खुद को एस्टैब्लिश करता है, फिर अपनी कॉलोनी बनाता है रिप्रोड्यूस करके, फिर बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है, तब जाके हमको सिम्टम देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ये जो पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है ना,
डेवलपमेंट, जो डिजीज के डेवलपमेंट को कॉज कर रहा है वो ही आप किसके अंदर पढ़ते हो, डिजीज साइकिल के अंदर। तो वो पूरी डिजीज साइकिल को हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिजीज सिंड्रोम की। तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम इज सिंड्रोम, ठीक है। जैसे कि हम लोग डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स हो गए, फ्लैट फोरहेड और ये सब सिम्टम्स मिल करके एक डाउन सिंड्रोम बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे सिम्टम्स जो एक पर्टिकुलर डिजीज को कैरेक्टराइज करते हैं वो मिल करके एक सिंड्रोम बनाते हैं। फिर डिजीज को भी, डिजीज और डिसऑर्डर के बीच में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा मेंशन कर दिया। अदरवाइज हम लोग डिजीज तो पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फाइटोलॉजिकल सोसाइटी, फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, कि क्या होता है जब भी नॉर्मल प्लांट की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में कोई भी डेविएशन आती है जो कि उतनी पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक रहे या उतनी इंटेंसिटी से आए कि वो प्लांट की वाइटल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर सके, तो उसको हम एक डिजीज कहते हैं। लेकिन जब यही डिस्टर्बेंस किसी एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहा है और प्लांट में एक ऐसा डिजीज कॉज हो रहा है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, तो वो क्या कहलाता है, डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीजेस ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स आर डिजीजेस, ठीक। अनदर डिफरेंस वाला क्वेश्चन इज अल्टरनेट होस्ट एंड कोलैटरल होस्ट। तो होस्ट हमने इनिशियली पढ़ा था कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, और होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिससे न्यूट्रिशन डिराइव किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपके अल्टरनेट होस्ट, तो कई ऐसे फंगस होते हैं ना जिनको अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, दो होस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो पहले एक मेन होस्ट में उसने अपनी आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट की, अब हो सकता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल के कोई पार्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको दूसरे होस्ट की जरूरत पड़े, तो वो जो दूसरा होस्ट है वो अल्टरनेट होस्ट है, ठीक है। Plants not related to the main host of parasitic fungus where it produces its different stages to complete one cycle, that is alternate host. While सेम होस्ट का कोई दूसरा वाइल्ड स्पीशीज हो जिसमें भी प्लांट रह सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि पैडी होता है तो उसका मान लो अल्टरनेट होस्ट हो गया सावा, ठीक है, गेहूं का गेहूं सा, ठीक है। तो उसमें भी अगर अब हमारा पैथोजन अटैक करके रह पा रहा है ऑफ सीजन्स में या जो भी, तो वो कोलैटरल होस्ट होता है। याद रखना अल्टरनेट होस्ट चाहिए ही चाहिए किसी किसी फंगस को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कोलैटरल होस्ट ऐसे चाहिए ही चाहिए वाली कंडीशन कोलैटरल होस्ट में नहीं होती। तो हमने कुछ टर्म्स देख लिए आज, ठीक है। ये टर्म्स पूरे के पूरे सिलेबस में यूज होने वाले हैं, तो इन टर्म्स को हमें ध्यान रखना है। बाकी जो हिस्ट्री है उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए all the best guys, and thank you so much for watching this video.